हाय दोस्तों, एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल। इसमें सभी क्वेश्चन यूपीएससी की परीक्षाओं में आए हुए हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कुल विद्युत खर्च क्या होगा। तो दोस्तों, जो यूनिट हम लोग निकालते हैं इसको KWH कहते हैं। तो जो यूनिट निकालते हैं तो एक यूनिट यूनिट बराबर किलो वाट घंटा बटे 1000। या हम कह सकते हैं इसको कि जब एक यूनिट निकालते हैं तो एक यूनिट बराबर ऐसे लिखेंगे, यूनिट बराबर दिन गुणे संख्या गुणे वाट संख्या गुणे घंटा बटे 1000। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लोग यूनिट निकाल लेंगे। तो यहाँ हमको रखना है कितना, 100 गुणे 10। यहाँ लिखा है 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। ठीक है, तो यहाँ दिन वगैरह कोई दिया नहीं है तो दिन के स्थान पर हम 1 रख लेंगे। तो यहाँ हम भाग देंगे 1000 का, तो यहाँ पर आपका जो है 1 यूनिट निकलेगा। ठीक है, 1 यूनिट निकलेगा और 1 यूनिट का खर्च कितना है, 5 रुपया। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। अगर कोई 100 वाट का बल्ब है तो वाट संख्या लिखेंगे, हमको यूनिट निकालना है तो वाट संख्या लिखेंगे गुणे घंटे लिखेंगे। ठीक है, तो कुल कितनी बिजली खर्च होगी या कितने यूनिट बिजली खर्च होगी बटे हम करेंगे 1000। तो 1000 से यहाँ भाग दे देंगे, आपका निकलेगा 1 इकाई या 1 यूनिट। ये भी गलत दिया गया है, 0 से 1, 10 भी गलत दिया गया, 100 भी गलत दिया गया, 1 यूनिट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, अगला देखें। अगला दिया गया है 1 किलो वाट घंटा का मान होता है। 1 किलो वाट घंटा को परिवर्तित करना है जूल में। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखेंगे, 1 KWH बराबर 1 BOT भी होता है। BOT इसका नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब हुआ कि व्यापार मंडल की ऊर्जा की इकाई, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 KWH बराबर 1 BOT। और हमको यहाँ कैलकुलेट करना है कि 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो हम लिखेंगे K, ये हो गया K, ये हो गया W और ये हो गया H। ठीक है, तो किलो वाट को हम जब चेंज करें के स्थान पे हम रख देंगे कितना, 1000। के का मतलब ही 1000 होता है। इंटू रख देंगे घंटे का मान। तो 1 घंटे में सेकंड होते हैं कितने, 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो कुल मिला के 6 से 6 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 36 और हो गया 10 का पावर 5। अगर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पावर हो जाएगा आपका 6। इसी को लिख सकते हैं हम कितना, 3.6 इंटू 10 का पावर 6। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। अगर कोई 100 वाट का बल्ब है, इसको 4 घंटे तक रखा जाता है चालू। ठीक है, और 4 घंटे तक रखा जाता है, आगे तो कुछ दिया नहीं है, दिन भी नहीं दिया है,
और इसके अलावा कुछ संख्या भी नहीं दी है, संख्या केवल एक दी गई, बल्ब की संख्या एक, ठीक है। बटे हम कर देंगे 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हाँ, और बचेगा आपका 0.4, ठीक है। तो इतना यूनिट आएगा, लास्ट का डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है बिजली की खपत का बिल किसके माप पर आधारित है। तो बिजली की खपत का जो बिल होता है दोस्तों केवल वाटेज क्षमता के आधार पर होता है, वोल्ट, ओम और एम्पियर के आधार पर नहीं होता है, ठीक है। वाटेज क्षमता पर होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला देखें, अगला क्वेश्चन है 60 वाट का प्रतिदिन 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे 30 दिन तक जलता है, तो यूनिटें कुल कितनी होंगी। वाट संख्या 60 गुणे घंटे की संख्या 5 गुणे दिन दिया गया है 30 बटे हो जाएगा आपका 1000। तो कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे फिर से 30 और गुणे बचा 3 बटे 10, 1 0 से 1 0 फिर पुनः कैंसिल हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9, बी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ आंसर आएगा आपका 9 यूनिट। अगला यहाँ दिया गया है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितने यूनिट होगी। तो यहाँ देखिए वाट क्षमता कितनी है, 100 है, ठीक है, और बल्बों की संख्या कितनी है, 5 यहाँ दी गई है, ठीक है, और गुणे समय कितना है, 20 घंटे तक लगातार जलाते हैं। हम 1000 का भाग दे देंगे और ये कंटिन्यू निकाल लेंगे, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 यूनिट, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं जिनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है प्रकाश की दीप्ति रजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, फिर लिखा है दोनों बल्बों की रजिस्टेंस समान है, ये तो एकदम गलत है। अधिक रजिस्टेंस वाले बल्ब में, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है, ये गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक होता है, क्योंकि P बराबर होता है, P बराबर V²/R। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका पावर कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोध के। जब प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो इसका पावर क्षमता घटेगी, और जब किसी बल्ब की यदि पावर की क्षमता बढ़ती है, जैसे कोई अगर 100 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, अगर पावर क्षमता कम होगी तो बल्ब हमेशा मतलब कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। दोस्तों यही सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही है लास्ट। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति P बराबर होता है VI, P बराबर फॉर्मूला होता है P = VI। तो हम क्या करेंगे, P है आपका 200, V है 200 और I का मान है 0.5। 0.5 का मतलब इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 गुणे और आधा का मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं, इससे इसको काटेंगे आपका आएगा कितना, 220 दिया गया है, 220 को हम 1/2 से काटेंगे आएगा आपका 110। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार हैं, मतलब 2 बल्ब लगे हैं किसी मकान में, एक दूसरे से अधिक चमकदार हैं, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है। तो मतलब रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है। तो अधिक रोशनी वाले बल्ब में प्रतिरोध हमेशा, यह लिखा है मंद रोशनी वाले में प्रतिरोध उच्च होगा, जो अधिक रोशनी का बल्ब जो होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है डायनामो, जिसे बिजली उत्पादक हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में है। जो डायनामो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है, गलत, ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ये आपका राइट होगा,
सी ऑप्शन आपका सही है। वो एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला लिखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, विद्युत मोटर और विद्युत जो डायनमो होता है, ये दोनों। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं, मोटर है, डायनमो है, प्रत्यावर्तक है और आपका ट्रांसफार्मर है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो जो परिवर्तित करता है उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है दोस्तों डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी, जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा हानि में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, ऊपर बता गए हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है। विद्युत, यहाँ लिखा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है मोटर बदलता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। अगला लिखा है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, गलत। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, गलत। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये अल्टरनेटर के लिए सही होता है। यहाँ ये भी गलत है, यहाँ लास्ट वाला तो एकदम गलती है। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ये तो एकदम रॉन्ग है। आपका सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। दोस्तों ऐसा उपकरण केवल एक ही होता है जिसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। और मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, यहाँ पहला सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ लिखा है बोल्टता सामान्यतया 12 वोल्ट होती है। फिर लिखा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक अम्ल होता है। फिर लिखा है कि इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र के बने होते हैं। दोस्तों ये पहला और दूसरा सही है, लेकिन ये ताम्र के नहीं होते हैं, शीशा के होते हैं केवल, ये गलत हो गया। फिर लिखा है धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, सॉरी ये भी दूसरा भी गलत है क्योंकि यहाँ पर H2SO4 डाला जाता है। H2SO4 बैटरी में डालते हैं जिसको तेजाब के नाम से जानते हैं। और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है जिसको HCl कहते हैं। HCl बैटरी में नहीं डाला जाता है। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा सही है क्योंकि इसकी जो धारिता होती है वो एम्पियर घंटा में होती है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पहला और चौथा, जिस ऑप्शन में रहेगा वही सही है। हमारे कहने का मतलब पहला और चौथा, लास्ट डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकल कैडमियम की बैटरी जो है कैलकुलेटर और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ट्रांजिस्टर तीनों में होता है इसका उपयोग, सभी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ टंगस्टन होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है यहाँ पर दोस्तों एक बात और याद रखना, जो टंगस्टन का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, क्वथनांक मतलब होता है उबाल बिंदु, जिस पर जो टंगस्टन उबलने लगता है, ये 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक 3422 या 3450 तक ले लेते हैं, सही होता है। अगला है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों अभी तुरंत बता गए हैं कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है
इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है दोस्तों, टंगस्टन का बना होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। ये तो गलत है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये सही है यहाँ पर। तब फिर इसके बारे में आपका विचार करिए कि अगर यहाँ पर लिखा है फिलामेंट तार एक समान नहीं होता है, ये तो एक समान नहीं होता है, कॉइल टू कॉइल लगाया जाता है, इस हिसाब से लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा है बल्ब के रूप में निर्वातित। अगर हम बल्ब को जो निर्वात करते हैं कि पूर्ण रूप से निर्वात नहीं होता है, तभी उसमें गैस भर दिया जाता है। तो लिखा है फिलामेंट सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर लिखा है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है, तो ये 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों, यहाँ लिखा है नीचे कथन ए तथा कथन आर दिए हैं, अध्ययन करके उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। लिखा है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, ये दूसरा लिखा है आर, ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं। कि दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही भी है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है, पहला ऑप्शन सही है। तड़ित चालक जो होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, ऊंची इमारतें होती हैं, उनके ऊपर कहीं त्रिशूल के रूप में, कहीं शंकु के रूप में, कहीं कैसे भी, कहीं ओम बना करके ऐसे लगे रहते हैं। तड़ित चालक होते हैं, आकाशीय बिजली को अपने अंदर अवशोषित करके और ग्राउंड कर देते हैं, मतलब ज़मीन में लेकर के जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ती है, तो सबसे लंबी पिन जो है वो जोड़ती है आपको किससे, आधार सिरे से, मतलब अर्थ से जोड़ती है। जो सबसे बड़ा एक होता है, 2 छोटे छोटे होते हैं, ये छोटा वाला जो होता है ये आधार से जोड़ता है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, ये है सुरक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका राइट होगा, सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा तब एक ही कंडीशन में प्रवाहित नहीं हो सकती है कि जब उसका विभव जो है दोनों पक्षों में समान होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, तो दोस्तों चांदी की होती है, याद रखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी होता है सबसे अच्छा चालक। चांदी के बाद होता है तांबा, इसके बाद सोना लिया जाता है। माइका को चालक है यहाँ पर, ठीक है, माइका चालक नहीं होता है सबसे अच्छा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है माइका के लिए बहुत ही अच्छा, कि जो माइका होता है जिसको अभ्रक के नाम से जानते हैं, भारत में इसका प्रथम स्थान है। और माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इसलिए जो एलिमेंट बनाते हैं, प्रेस के एलिमेंट बनाते हैं, तो उसमें निचले तल्ले पर माइका का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक और ताप का सुचालक होता है। यहाँ लिखा है विद्युत। अगला क्वेश्चन है 35 निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो दोस्तों चांदी यहाँ पर दिया गया है, चांदी आपका सही होगा, सी ऑप्शन। अगला लिखा है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्न कथनों पर सही विचार कीजिए। जो फ्यूज होता है वो मिश्र धातु का बना होता है, परंतु इसका गलनांक हमेशा निम्न होता है। आपका सी ऑप्शन यार राइट होगा, क्योंकि फ्यूज का गलनांक और प्रतिरोध दोनों के दोनों निम्न होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है फ्यूज का सिद्धांत है। जो फ्यूज होता है ये विद्युत ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत पर फ्यूज हमेशा कार्य करता है। और फ्यूज का फ्यूजिंग गुणांक हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। फ्यूज का जो होता है फ्यूजिंग फैक्टर होता है जो, ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है दोस्तों, याद रखेंगे। क्योंकि फ्यूज में जो होती है मतलब प्रचालन धारा कार्यकारी धारा जो उस समय कार्य कर रही है वो कार्यकारी धारा प्रचालन धारा, जिस समय फ्यूज प्रचालित हो रहा है वो प्रचालन धारा बटे कार्यकारी धारा,
जो कार्यकारी धारा होगी ये कंटिन्यू उसमें से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जिस समय फ्यूज प्रचालित होगा वो धारा, तो जब फ्यूज प्रचालित होगा उस समय धारा ज़्यादा रहेगी और जो कंटिन्यू कार्य कर रही है वो धारा कम होगी। जब ज़्यादा वाली संख्या में कम वाली संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमेशा आपका मान 1 से अधिक ही आएगा। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला लिखा है इस क्वेश्चन का, इस पेपर में क्वेश्चन का जो जवाब है वो गलत आया था। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों कम होते हैं फ्यूज के लिए। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा है कि निम्न प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, ये ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ इसमें सी दिया है, ये गलत ऑप्शन दिया है, आंसर गलत दिया है यहाँ पर। अगला लिखा है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका होता है। तो इस तार का जो होता है प्रतिरोध नहीं, इसका जो गलनांक होता है वो हमेशा कम रहता है। गलनांक कम होता है, प्रतिरोध जो है प्रतिरोध भी कम होता है, गलनांक भी कम होता है। तो यहाँ हम गलनांक से उठाते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों याद रखना पहला ऑप्शन यहाँ राइट है। प्रतिरोध तो निम्न होता है, यहाँ पर प्रतिरोध के बारे में विशेष एक ही पॉइंट दिया गया है, लेकिन प्रतिरोध कम होता है यहाँ। हाँ, दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ए और डी सही होगा यहाँ, क्योंकि प्रतिरोध भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है। ए सी नहीं होगा, ए डी सही होगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये और ये सही है, ये भी गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हैलोजन लैंप का तंतु। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो यहाँ टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन में सोडियम मिलाते हैं। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धातु तार का तापक्रम बढ़ता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एकदम बिल्कुल सही सीधी बात है कि जब हम किसी भी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जूल के नियम के अनुसार उसमें रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता है। तो जूल के नियम के अनुसार H इक्वल टू होता है, जो H बराबर होता है I² RT। तो यहाँ पर ताप उत्पन्न होता है, तो ये तो सही है। फिर लिखा है धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही, इसका पहला ऑप्शन राइट है दोस्तों। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा का यहाँ केवल आपका ए सही है, बी गलत है। यहाँ पारस्परिक संगठन से ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, जबकि यहाँ पर जूल के नियम के अनुसार, ठीक है, धारा प्रवाह से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। पारस्परिक संगठन जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो आपस में जब टकराते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार की ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला लिखा है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, जो घरेलू विद्युत तार स्थापन होता है ये हमेशा रहता है किसमें, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त होता है। जो काला रंग होता है ये हमेशा रहता है उदासीन तार के लिए, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे उदासीन तार। सी ऑप्शन आपका राइट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होती है। तो यहाँ दिया गया है 10⁴। यहाँ पर एक तरीके से हम 10 किलो ओम भी कह सकते हैं। ये होता है 1 किलो ओम से 10 किलो ओम। अगर साधारण नॉर्मली अगर 10⁻³ दे देता तो मानव का विद्युत शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है ये 1000 ओम होता है। कई बुकों में भी दिया है, R.K. राजपूत की एक बुक है टेक्निकल की, उसमें भी दिया है 1000 ओम। तो दोस्तों याद रखना यहाँ 1000 दिया नहीं है, तो 1000 के करीब वाला 1000 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में जो है आर्गन गैस के साथ मरकरी भर देते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जैसे कि आप नीचे आंसर में भी देख रहे हैं। दोस्तों आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।
हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों अगला लिखा है CFL का पूर्ण रूप। तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अगर CFT लिखा है तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला लिखा है यहाँ लाइटनिंग LED की बात कर रहा है। LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करती है। एकदम बिल्कुल सीधी बात है। LED का जो जीवन काल होता है ये CFL की अपेक्षा LED का जीवन काल ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन सही है। फिर लिखा है LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। जो LED होते हैं वो अधिक ऊर्जा दक्ष नहीं होते हैं। यहाँ देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का आंसर इसका जो है ना ए सही होगा। अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं क्योंकि वो कम ऊर्जा लेकर के अधिक लंबे समय तक, ये इस पॉइंट को जरा सही से पढ़िए। यहाँ लिखा है लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, स्पष्टीकरण है। पहला आंसर इसका सही होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। LED याद रखेंगे कि LED जो है वो गैलियम आर्सेनाइड से बनाए जाते हैं। अगला लिखा है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पदार्थों की तुलना में OLED प्रदर्शन किस प्रकार लाभकारी है? OLED प्रदर्शन नम्य प्लास्टिक अवस्तरों पर संरचित किए जा सकते हैं। अगला लिखा है OLED के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित उपरिवेलनीय प्रदर्शन रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। फिर लिखा है OLED के प्रयोग से पारदर्शी संदर्भ संभव है। तो दोस्तों यहाँ तीन के तीनों ऑप्शन जो होंगे वो इसके राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों याद रखना कि इसमें जो है ना मरकरी और नियान दोनों गैसें भर लेते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। यहाँ लिखा है इसमें प्रकाश प्रसारित या विकिरण करने के लिए अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में उत्सर्जित हो जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला लिखा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो नली मतलब जो होता है वो प्रदीप्ति नलिका की बात कर रहा है, फ्लोरोसेंट ट्यूब की। तो इसमें जो होते हैं तंतु जब गर्म होते हैं तो उसके अंदर जो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है तो वो स्वतः ही चमकने लगता है। तो बी ऑप्शन या डी अणुओं को दोलन, तो दोलन हाँ कंपन होता है, कंपन के कारण दोलन के कारण यहाँ पर जो होता है मतलब जो प्रकाश है वो उत्पन्न हो जाता है। तो दोनों सिरों पर एलिमेंट लगे होते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत तीव्रता से जो स्टार्टर लगा होता है तो स्टार्टर क्या करता है कि तीव्रता से फ्लक्चुएट होता है और इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे कि दोलन करने लगते हैं, ये पोजीशन होती है। आगे देखेंगे कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब के अंदर जो है यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें आर्गन गैस भरते हैं। अगला है प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होती है। चोक कुंडली लाइन वोल्टेज को बढ़ाती है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट है। अगला देखेंगे, अगला है CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED, ये तो एकदम सही है, LED जो है लैंप जो है अर्धचालक डायोड से
के प्रयोग से बनाई जाती है। CFL की औसत जीवन अवधि LED से बहुत अधिक होती है। ये सेकंड वाला गलत है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा दक्ष है। तो यहाँ ऑप्शन आपका C सही होगा, पहला और तीसरा राइट है। C ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक तार में बहती विद्युत धारा पर विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति। यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई तार है उसमें शक्ति का मान पूछा गया है। शक्ति बराबर होता है P इक्वल टू होता है VI। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शक्ति क्या हो जाएगी जब विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। तो 2V इंटू 2I हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, तो जो शक्ति होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला है, 2 तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? 10 ही ओम रहेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। परिणामित्र का प्रयोग वोल्टेज के उच्चयन और अपचयन के लिए किया जाता है। अगला है, आर कारण दिया गया है। परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा में किया जा सकता है। ये तो गलत है, लास्ट वाला गलत है। केवल यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा यहाँ। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, पहला सही दूसरा गलत। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला दिया गया है, समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा। तो इस बूंद का विभव दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, n का पावर 2/3 वोल्ट। ये हमेशा याद रखना, अगर कोई बड़ी बूंद और छोटी बूंद है तो छोटी बूंदें बहुत सारी मिला करके बड़ी बूंद का अगर विभव पूछा जाए तो n का पावर 2/3 वोल्ट होता है। अगला है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है AC वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ लिखा है कि किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में मूलभूत अंतर होता है। जो AC जनित्र होता है उसमें स्लिप रिंग या सर्पी वलय का उपयोग करते हैं, जबकि DC जनित्र में कम्यूटेटर या प्रत्यावर्तक लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला दिया गया है, मोबाइल चार्जर एक प्रकार का होता है क्या? स्टेप डाउन या यहाँ होगा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ये ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। अगला है, कुछ युक्तियाँ तथा संदर्भ ऊर्जा स्थानांतरण नीचे दिए गए हैं। यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में, जो जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत, बिल्कुल सही है। डीजल इंजन, ये गलत दिया गया है, प्रकाश को विद्युत में नहीं बदलता है। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी गलत दिया गया है। सोलर ऊर्जा को जो रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो पहला दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ राइट होगा, ए। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है। बैटरी के चार्जिंग के लिए हम उपयोग में नहीं लाते हैं इसको, ठीक है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए स्थिर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जो होती है DC। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति दोस्तों रेक्टिफायर होता है। AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर जनरली होते हैं 2 प्रकार के, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड का उपयोग करते हैं, और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें केवल फुल वेव रेक्टिफायर, जो 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है ब्रिज, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें 4 डायोड लगाते हैं, और एक सेंटर टेप रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें 2 डायोड का उपयोग किया जाता है। जो डायोड होते हैं वो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं दोस्तों, लगाते हैं इसमें। आगे है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती हैं। ठीक है, भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज, यहाँ पहला सही है दूसरा गलत है, क्योंकि भारत में जो है 60 हर्ट्ज नहीं केवल 50 हर्ट्ज IER इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 के अनुसार, ठीक है, 50 HZ भारत की मान्यता प्राप्त आवृत्ति है AC सप्लाई की। DC सप्लाई की 0 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पहला राइट है लेकिन दूसरा रॉन्ग है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे, अगला है निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। तो विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में जो प्रदर्शित करता है, सबसे पहले होता है पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति, जब पृथ्वी जितनी तेज गतिशील होगी उतना उसमें मैग्नेट उत्पन्न होगा। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से ही पसंद आया होगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।